डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था की पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस भारतीय राज्य व्यवस्था की पीवाईक्यू सीरीज में अभी हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वह मूल अधिकारों को लेकर के चल रहा है, जिसमें अपने पिछले लेक्चर में हमने मूल अधिकारों के भाग 1 को देखा था, जहां पर हमने बात कर ली थी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 21 तक हमारी बात जो है वह हो चुकी थी। ठीक है, यहां भी जब शुरुआत करेंगे तो आर्टिकल नंबर 21 के ही कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, जिनके साथ हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज और महत्वपूर्ण बात है कि मैं मानता हूं और मैं बहुत अच्छे से इस चीज को स्वीकार भी कर रहा हूं कि लेक्चर जो है वह लंबे होते हैं। ठीक है, तो लंबे लेक्चर इस वजह से होते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको कवर करवाया जाए और साथ ही साथ उन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से करवाया जाए कि कहीं से कोई भी प्रश्न जो है वह आपका एग्जाम में छूटने ना पाए। देखिए, विभिन्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है वह भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी के सब्जेक्ट से आते हैं। इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग है वहाँ पर भी जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न जो है वह अच्छे खासे अमाउंट में या अच्छे खासे नंबर्स में देखने को मिल जाते हैं। लगभग 5 से 10 प्रश्न जो है वह आते ही आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाने का या यह सभी चीज़ें आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो, इसके कारण जो लेक्चर है वह लंबा या फिर यूं कह लीजिए तो लेंदी हो जाता है। परेशान मत होइए, इत्मीनान से फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगा कर भी आप लेक्चर जो है वह देख सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार एक साथ एक बार में एक फ्लो में अगर चिल्लाते हुए बोलता चला जाऊंगा तो ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, कई चीजें उसमें फिर स्किप भी करनी पड़ जाएंगी, तो स्किप मैं कहीं से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से और फोकस बना करके चलिए। अभी तक जितने लेक्चर हुए आप उन्हें देखिए और उनसे संबंधित विभिन्न लोक सेवा आयोग, चाहे जो भी लोक सेवा आयोग हो, उनके प्रश्नों को देखिए। आप बड़े ही आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इस बात की पूरी गारंटी है, कोई दावा नहीं है, कोई ये नहीं है, सीधे सीधे मैं गारंटी वाली बात बोल रहा हूँ। आप पिछले वर्षों के किसी भी लोक सेवा आयोग के, चाहे वह राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हो, उनके भी प्रश्नों को उठा करके देखिए, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इवन उनसे ज़्यादा ही मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि भविष्य में अगर वह अपने प्रश्नों को पूछने का तरीका भी अगर बदलते हैं तो वह तरीका या उस तरीके में भी आप लोग प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ अभी पढ़ने में आप जितना समय देंगे, वहाँ पेपर में आपको उतना कम से कम समय देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न पर इस चीज़ को अपने दिमाग में रख करके चलिए। तो चलिए फिलहाल या भाषणबाजी को साइड में करते हैं, क्योंकि वैसे भी मेरी आदत है नहीं, आपने देखा ही है। फिलहाल लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक चतुर्वेदी और आप मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल अधिकारों के भाग 2 के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की तरफ चलने से पहले वही पुरानी बात कि चैनल को लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा, अन्य मित्रों के साथ शेयर करते चलिएगा और अपने सुझाव जो भी हो वह आप कमेंट के माध्यम से हमें देते चलिएगा। ठीक है, और साथ साथ प्रश्नों को करने का प्रयास किया करिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ए, आवास का अधिकार, बी, विदेश यात्रा का अधिकार, सी, तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3 या डी 1, 2 तथा 3। जल्दी कीजिए, समय कम से कम लीजिए प्रश्नों को सॉल्व करने में, क्योंकि यहां कम समय लेंगे तो आगे जाकर के जो लेक्चर के लेंदी होने की शिकायत है वह आपकी कम हो जाएगी। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2 तथा 3। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हमने कई बार की है। एक केस था, कौन सा बताइए? रणधीर सिंह बनाम, बताइए क्या था? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। ठीक है, रणधीर सिंह बनाम रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर यूं कह लीजिए तो भारत संघ में लिख देता हूं। अच्छा ठीक है, भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था। कब का है यह केस बताइए? 1982 का केस है ना। 1982 में यह डिसीजन आया था, जिसमें रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कौन कौन से आर्टिकल जोड़े थे बताइए? आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 16 और बताइए आर्टिकल नंबर 39 डी और बताइए प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है वह। इन सभी को जोड़ करके, या समाजवाद शब्द हटा दीजिए, आप यह समझिए प्रस्तावना को लेकर के। ठीक है, प्रस्तावना,
वना। ठीक है, तो इन चारों को मिला करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि भैया जो समान कार्य के लिए समान वेतन है ना, वह मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, सभी आर्टिकल्स में क्या क्या है, यह सारी चीजें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं। ठीक, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है अनुच्छेद 16, तो वहीं विधि के समक्ष समता की बात करता है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। वहीं पर आर्टिकल 39D कहता है कि हम जो है प्रत्येक पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सबको संयुक्त रूप से अगर मिला करके पढ़ा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में वर्ष 1982 में दिया था। ठीक है, फिलहाल इन दोनों के बारे में अगर बात करें, आवास का अधिकार या फिर विदेश यात्रा का अधिकार, तो आवास का अधिकार देखिए, इसको आश्रय का भी अधिकार कहा जाता है। आश्रय का भी अधिकार कहा जाता है। कहां से और किस आर्टिकल से यह उद्भूत होगा, तो आर्टिकल नंबर 21 में यह शामिल है दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली के अंतर्गत। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली के अंतर्गत क्या है, आर्टिकल नंबर 21 का पूरा नाम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नाम है, तो उसमें जो दैहिक स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत यह आश्रय का अधिकार शामिल है। यह भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद था चमेली सिंह वर्सेस, बताइए, यूपी गवर्नमेंट या फिर उत्तर प्रदेश राज्य। कब का यह केस था, तो 1995 1995 का यह केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आश्रय का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत है। ठीक है, इसमें आश्रय या फिर आवास का अधिकार किस प्रकार का आवास होगा, तो ऐसा आवास जहां पर गरिमामय या गरिमा पूर्ण जीवन जिया जा सके, ऐसा आवास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जो है एकदम 4x4 की कोठरी में ठूस दिया, नहीं, ऐसा नहीं। एक गरिमापूर्ण जीवन, एक सम्मान पूर्वक जीवन आप जी सके। तो यही गरिमापूर्ण जीवन से एक और शब्दावली आती है, प्रतिष्ठा। ठीक है, अब यहां पर समझिए, प्रतिष्ठा आता है ना, गरिमा हो या प्रतिष्ठा हो, बात एक ही है। तो प्रतिष्ठा का अधिकार भी आर्टिकल नंबर 21 में गारंटीड है, या फिर यूं कह लीजिए तो मूलभूत है, या फिर शुद्ध हिंदी में बोलना चाहें तो प्रत्याभूत है। किसका अधिकार, प्रतिष्ठा का भी अधिकार। ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य बात करें, आर्टिकल 21 में विदेश यात्रा के अधिकार के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर अन्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, विदेश यात्रा के अधिकार में भी मैंने आपको बताया है, दो केस थे। पहला तो था सतवंत सिंह, बताइए, वर्सेस, बताइए, पासपोर्ट ऑफिसर्स। ठीक है, और दूसरा केस था मेनका गांधी वाला। ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे लिख देते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया। कई केस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले, तो यूआई हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया देखिए, आपको जो है विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में संचरण की आजादी आती है। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत संचरण की आजादी आती है। शुद्ध हिंदी में बात करें तो संचरण यानी कि यहां वहां कहीं भी जाने की आजादी, कहीं भी जाने की आजादी जो है वह आ जाती है। अब इस कहीं भी जाने में विदेश जाना भी शामिल है, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सतवंत सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, सतवंत सिंह वर्सेस, बताइए, पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली के केस में, और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि विदेश यात्रा का अधिकार भी आर्टिकल 21 में गारंटीड है। ठीक है, अब अन्य कौन कौन से अधिकार इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाते हैं, जब इतने अधिकार हैं। देखिए, आर्टिकल 21 में जब प्राण एवं दैहिक की बात कर दी गई ना, तो उसके अंतर्गत कई चीजें हो गई। प्राण को भी ले लीजिए, तो प्राण में आपको एक अन्य चीज बताऊं, फांसी का अधिकार भी शामिल है। फांसी में विलंब का अधिकार। ठीक है, फांसी ले लेने का अधिकार नहीं हुआ तो मृत्यु दंड हो जाएगा, और मृत्यु दंड का अधिकार जो है वह शामिल नहीं है इसमें आर्टिकल 21 में। ठीक है, मृत्यु दंड ऐसा नहीं है कि आपको जो है चले गए कि नहीं भैया हमको तो मरना है, या किसी गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित व्यक्ति जब देखा होगा आपने, जाता है सुप्रीम कोर्ट कि भैया हमें अनुच्छेद 21 के तहत हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, तो हम जो है वह मृत्यु पाना चाह रहे हैं, हमें मृत्यु दंड दे दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से मना करता है। इवन कुछ समय पहले तक आप देखेंगे तो आत्महत्या का प्रयास अगर आप कर रहे हैं और बच गए तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान था, जो कि बाद में अभी फिलहाल कुछ समय पहले इसे हटा दिया गया। ठीक है, पहले आत्महत्या करने के प्रयास में भी अगर आप बच जाते हैं तो सजा दी जाती थी। ठीक है, तो यह मृत्युदंड या आत्महत्या का कॉन्सेप्ट नहीं था,
ठीक, इसके अलावा अगर बात करें अन्य चीज़ों के बारे में तो अन्य और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो पहले तो प्राण वाली बात कर रहे थे ना, तो प्राण में यदि किसी कैदी को मान लीजिए एक को फांसी की सज़ा जो है वह तय कर दी गई कि भैया आपको फांसी होनी है, डेट डिक्लेयर नहीं करी गई, तारीख नहीं बताई गई, आपको फांसी की सज़ा होगी। अब ये जो है वह 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जेल में पड़ा हुआ है कि अब फांसी हो तब फांसी हो, अब फांसी होगी तब फांसी, मतलब उसकी डेली हर रात यह इस टेंशन में चली जा रही कि अगली सुबह जो है उसकी मौत हो जाएगी। तो यह तो और गंभीर स्थिति हो गई ना ए के लिए। तो ए जो है इसके लिए आर्टिकल 21 के तहत अप्लाई कर सकता है, भैया मेरी फांसी में देरी हो रही है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, फांसी में विलंब का अधिकार जो है इसमें शामिल है, ठीक है। क्या है, फांसी में विलंब का अधिकार जो है वह इसमें शामिल है। कभी भी फांसी हो रही, वह आपकी विलंबित हो रही, तो आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, भैया जो करना है जल्दी करो, रोज रोज की टेंशन मुझे मत दो, ठीक है। वैसे आपको क्यों होगी, आप तो पढ़ लिख रहे हैं। फिलहाल अन्य अगर और अधिकारों के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत अच्छे पर्यावरण का अधिकार आ जाएगा, इन्वायरमेंट लिख दूं, अच्छे पर्यावरण, गुड इन्वायरमेंट लिख दे रहा हूं, गुड इन्वायरमेंट का अधिकार आ जाएगा। इसके अंदर आपको शीघ्र विचारण का अधिकार आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपको विधिक सहायता पाने का अधिकार आ जाएगा, विधिक सहायता का अधिकार मिलता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ही आपको एकांत कारावास के विरुद्ध का भी अधिकार मिलता है आपको, या किसी भी व्यक्ति को एकांत कारावास, किसी भी व्यक्ति को अकेले काल कोठरी में बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पैरों में डंडा बेड़ी, देखते नहीं तो पहले पूरे अंग्रेजों को जब देखिए, पुरानी पिक्चरें देखिए तो अंग्रेज जो है बड़ा सा एकदम गले में हार की तरह जो है हथकड़ी वाली टाइप में पहना करके, गले का पूरा पहना के, हाथ में पहना करके डंडा बेड़ी डाल के गिरफ्तार करते, तो नहीं, ऐसी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसके विरुद्ध भी आपको अधिकार प्रदान किया गया है। हाथ में डंडा बेड़ी या इस प्रकार की कोई भी चीज डाल करके आपको गिरफ्तार नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फांसी में विलंब का अधिकार हो गया, और आपका अभिरक्षा में हिंसा, गिरफ्तार करने के बाद कोई आपको पीट नहीं सकता है, ठीक है। आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो वहां पर भी आपके साथ मारपीट करके कुछ गवाही या फिर कबूली नहीं देगा, कबूली और गवाही के चक्कर में, तो इसके लिए तो आर्टिकल 21 में उपबंध, आर्टिकल 20 में उपबंध किया गया। फिलहाल गिरफ्तारी में आपके विरुद्ध हिंसा या किसी के विरुद्ध हिंसा नहीं हो सकती। बार बार आपके निकल रहा है तो व्यक्तिगत मत लीजिएगा, इन पर्सन मत लीजिएगा, ठीक है, पर्सनली मत जाइएगा, इसको सामान्य तरीके से लीजिएगा, ठीक। पता लगा कमेंट में जो है सुना रहे हो मुझे, ठीक। इसके अलावा शुद्ध जल, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार हो गया आपका, अच्छी सड़कों का अधिकार हो गया, सड़कें आपकी अच्छी हो, यह भी मूलभूत अधिकार में शामिल है। नहीं है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट के, मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी है, ठीक है। इसके अलावा चिकित्सकीय, जो डॉक्टर है ना, अगर कभी पहले देखे, पहले की परिस्थितियां देखा होगा आपने कि डॉक्टर है वो किसी घायल का इलाज नहीं करता था जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, डॉक्टर को भी किसी घायल का इलाज करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, इलाज करने की या मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें शामिल है। उसके अलावा कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ या जो फीमेल जेंडर के साथ क्या कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसके विरुद्ध भी उनको अधिकार दे दिया गया आर्टिकल 21 में। इसके अलावा इसमें राइट टू प्राइवेसी शामिल कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया गया, या फिर निजता का अधिकार जिसे बोलते हैं, या फिर प्राइवेसी जिसको बोलते हैं, वह अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया। किस केस में था यह, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में यह डिसाइड किया गया था। कब का यह डिसीजन था जस्टिस पुट्टास्वामी वाला, यह डिसीजन था 2017 का। 2017 के बाद से निजता का अधिकार जो है वह आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया। उसके अलावा इसमें अपने मनपसंद जीवन साथी को भी चुनने का मौलिक अधिकार है, जीवन साथी चुनने का भी मौलिक अधिकार इसमें शामिल है। मनपसंद, जी हाँ, जाइए और मनपसंद जीवन साथी चुनिए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाइए कि यह तो हमारा मूलभूत अधिकार है, ठीक है। यह सारी चीजें हो गई, समझ में आई होंगी आपके, कुछ नहीं समझ में आई होंगी, कोई बात नहीं, फिर से एक बार सुनिएगा, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न आए हैं, कई बार आए हैं, ठीक है। 2002, 2003, 2004, 2016, 17, 18 लगातार प्रश्न इस प्रकार से आए हुए हैं और पूछे गए हैं। इसी प्रकार से राइट टू प्राइवेसी 2021 में पूछा गया है IAS के प्रश्न में, ठीक है। IAS के लिए UPSC के पेपर में पूछा गया है, वर्ष 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि निजता का अधिकार जो है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो सारी चीजें बस यूं ही या हमें ही मत लीजिएगा, पढ़िए और समझिए। फिलहाल लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट
लाइक कम करते हैं ना यार आप लोग, इसीलिए बीच में अब बार बार उसको ऐड करके बोलना पड़ रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) और को अनुच्छेद 21 मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ए, विदेश यात्रा का अधिकार, बी, शरण पाने का अधिकार, सी, एकांतता का अधिकार, या डी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। बताइए कौन सा अधिकार जो है वह शामिल होता है। सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(d) में है क्या, बाद में इस चीजों को समझिए। आर्टिकल 19(1)(d) में क्या है बताया गया था ना आपको, जल्दी से बताइए आर्टिकल 19(1)(d) में क्या है, बताइए, कमेंट करते चलिए। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की बात करता है। कहां पर? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सर्वत्र आप बिना रोक टोक के संचरण या फिर घूम फिर सकते हैं, यह बात करता है आर्टिकल 19(1) का डी। ठीक है, अब इसी को अगर अनुच्छेद 21 के साथ मिला करके पढ़ेंगे तो कौन सा अधिकार आ जाएगा बताइए। विदेश यात्रा तो आएगी नहीं, क्योंकि 19(1)(d) में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर की बात कही गई, राज्य क्षेत्र के अंदर। अब बताइए, एकांतता का अधिकार जो है वह आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को यदि मिला करके पढ़ेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में या आप कहीं भी एकांत और अकेले रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा समझा दिया, अब जल्दी जल्दी करते हैं ना, कम से कम आर्टिकल 21 वाले प्रश्नों को। पूछा जा रहा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ए, अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन, बी, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अधीन, सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता, या फिर डी, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। अभी अभी आपको बताया जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस के अंतर्गत यह चीज प्रदान की गई थी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल की गई थी। कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें। यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, बी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, या डी, मृत्यु दंड। बताइए कौन सा जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है। बताया था ना मैंने, मृत्यु दंड जो है यह नहीं शामिल होगा, कहीं से भी नहीं शामिल होगा मृत्यु दंड। ठीक है, कहां से? अरे केस भी था इसके संदर्भ में, मृत्यु दंड के संदर्भ में एक केस भी था। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का यह केस था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने यह तय किया था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वह मृत्यु दंड नहीं आएगा, जबकि बाकी तीनों के बारे में बात कर ली गई है कि चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, या कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, या पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, या फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार, या फिर अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, या अच्छे पर्यावरण के विरुद्ध अधिकार, या मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, या फिर प्रतिष्ठा का अधिकार, अन्य विभिन्न अधिकार जो है वह आर्टिकल 21 में शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ए, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, सी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, या डी, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है, दो आर्टिकल हैं, इनको ध्यान में रख लीजिए आप लोग। पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी दशा में समाप्त या फिर निलंबित नहीं किया जा सकता, ना ही सीमित किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में बताया था ना आर्टिकल 358 और 359 के बारे में। कौन से आर्टिकल के बारे में? आर्टिकल 358 और 359 के बारे में बताया था ना, कौन कौन से अधिकार यहाँ से कैसे कैसे सीमित किए जा सकते हैं, कैसे कैसे निलंबित किए जा सकते हैं। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने मूल अधिकारों के लास्ट चैप्टर में बात करी है, जो भाग 1 है वहां पे बात करी है। तो जो नहीं देखे जाकर के देखिए, कोई भी चीज अन्यथा मत छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 का
कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश राज्य, या सी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, या डी चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो एक तो नहीं होगा। अभी अभी हमने आपने देखा चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आश्रय का अधिकार आया था, या यूं कह लीजिए तो आवास का अधिकार आया था चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। अब बताइए, एक तो मैंने चलिए पहले से ही हटा दिया। चलिए, तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में यह डिसाइड किया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, जिसके लिए बाद में संविधान में संशोधन करते हुए आर्टिकल नंबर 21 का क जोड़ा गया और उसमें यह इंतजाम या यह व्यवस्था की गई कि 6 वर्ष से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य जो है वह मुफ्त शिक्षा या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कोई न कोई विधि या कोई न कोई उपाय करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा क्या है आर्टिकल में अवधारित करे उपबंध करेगा। इतना कभी कभी शुद्ध हिंदी हो जाती है ना बैरक में, अगर देखा जाए तो बात ही छोड़ दीजिए आप। सिंपल सी बात है, आर्टिकल नंबर 21 के ए में या क में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है या उपबंध किया गया है। यह इन 6 से 14 वर्ष के बालकों का मौलिक अधिकार है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 1993 में। ठीक है, 1993 का यह वाद है, 1993 का यह वाद है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, बाकी अन्य जो उपाय किए गए शिक्षा से संबंधित वह हम आगे उसमें देखेंगे जब हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार ए राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी सांविधिक अधिकार है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जब यहीं आ गया है तो अब यहीं से खत्म ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो है हम लोग यहीं पर पढ़ करके काम तमाम करते हैं उसका। देखिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो तो अभी अभी हमने देखा, आर्टिकल नंबर 21 के ए में या फिर 21 क में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को या शिशुओं को जो है शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए, उन्नी कृष्णनवाद के बाद जो है 86वां संविधान संशोधन आया। ठीक है, कब आया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम? यह आया था 2002 में, जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 21 में। उस आर्टिकल का नाम था 21 क या फिर 21 ए। ठीक है, इसमें यह उपबंध किया गया कि राज्य जो है विधि द्वारा ऐसी प्रक्रिया को बनाएगा या ऐसी चीज, ऐसा नियम बनाएगा जिसके माध्यम से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य, कंपलसरी एजुकेशन की बात हो रही, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ पहले इन 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के व्यवस्था या बालकों के लिए जो चीजें थी या जो भी प्रावधान थे वह अनुच्छेद नंबर 45 के अंतर्गत आते थे, डीपीएसपी के अंतर्गत आते थे। तो अब अनुच्छेद 45 का कोई काम तो रहा नहीं। ठीक है, तो उसको प्रतिस्थापित किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया। ठीक है, उसमें किया गया आंगनवाड़ी का काम, जैसे जो मतलब शैशवावस्था होती है उसको बताया गया, मतलब कि प्री प्राइमरी के लेवल जो कहते हैं, जो प्ले स्कूल या प्ले ग्रुप वाली जो इंतजाम या जो व्यवस्था होती है उसके बारे में, उस उम्र के बालकों के बारे में। अगर उम्र की बात करें तो 1 से 6 के बीच में भी तो कोई इंतजाम होगा ना, उसके लिए बात करता है या उससे डील करता है यह अनुच्छेद 45। ठीक है, इसमें कहा गया कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बालकों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रबंध करेगा। यह बात कहाँ गई? आर्टिकल नंबर 45 में, यानी कि यह डीपीएसपी में चला गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चला गया। और वहां पे जो बात थी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, वह चला आया यहाँ पर 21 ए में या फिर 21 क में। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध अनुच्छेद
21 क में कर दिया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। इसके बाद आगे चल करके, यह तो संशोधन हो गया, आगे चल करके इसके लिए संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसको बोला गया राइट टू एजुकेशन कानून, RTE एक्ट बोला जाता है इसको, या फिर अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बोला जाता है, या शिक्षा का अधिकार बोला जाता है। कब आया था? तो यह आया था 2009 में, जो कि 1 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट डेट पूछता है, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया था। ठीक है, कब से प्रभावी हो गया था? तो 1 अप्रैल 2010 से यह प्रावधान जो है प्रभावी, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार जो है वह प्रभावी हो गया था। वहीं अगर सूचना के अधिकार की बात करें तो छोड़िए, सूचना के अधिकार की यहाँ क्या बात करें। अभी पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 अगस्त 2010, सी 1 अक्टूबर 2010 या डी 1 दिसंबर 2010। तो डायरेक्ट आंसर करते हैं 1 अप्रैल 2010 को यह प्रावधान शामिल कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कथन और कारण के रूप में प्रश्न है। ए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण आ रहा है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है, या डी, आर सही किंतु ए गलत है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। राज्य 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, कथन बिल्कुल सही है। और एक किसी भी समाज, प्रजातांत्रिक देश में या कल्याणकारी देश में शिक्षा का अधिकार जो है मानव अधिकार के रूप में है या विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि, बताइए क्या पढ़ा है, आप बताइए, व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा जो है वह अनिवार्य होती है। किसी को शिक्षित मत कीजिए, फिर उससे आप बात करके देखिए, नहीं कर पाएंगे बात उससे भाई। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सबसे पहले प्रश्न तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ही बता दीजिए यह कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। मैं प्रश्न आगे पढ़ रहा हूँ, आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। पहला, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। और चौथा, कारखानों और खदानों में बालकों के नियोजन का निषेध। नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है आपको। ऑप्शन है ए 1, 2 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। बताइए कौन सा इसमें जो है विकल्प वह सही है। चलिए, सबसे पहले तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह 2 अनुच्छेदों के माध्यम से बताए गए हैं। कौन कौन से? तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, जिसमें अनुच्छेद 23 किस बारे में बात करता है? मानव के दुर्व्यापार या देह व्यापार या फिर यूं कह लीजिए तो तस्करी, ठीक है। लेमन भाषा आप लोग ज़्यादा अच्छे समझते हैं, ठीक है। मानव के देह व्यापार या फिर यूं कह लीजिए तो दुर्व्यापार या फिर तस्करी और बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या होता है बताइए? बलात् श्रम शब्द का प्रयोग किया गया है। बलपूर्वक करवाया गया कोई भी कार्य जो है वह बलात् श्रम कहलाता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की मजदूरी या किसी प्रकार की कोई भी भुगतान की प्रणाली जो है वह संबंध यह जो है लागू नहीं होती। आप किसी को पीट पीट करके कोई काम करवा लीजिए, वह बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो बेगारी या बंधुआ मजदूरी यह सब बलात् श्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसको यानी कि पहले वाले विकल्प को आर्टिकल नंबर 23 के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। वहीं दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन सा सही होगा? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा 29 और 30 में बताया गया है। और कारखानों और खदानों में बालकों के नियोजन का निषेध, ठीक है। कहाँ पे बात की गई है बताइए? आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन जो है वह प्रतिषेध किया जाएगा। कितने वर्ष तक के बालक इसमें हैं, ठीक है। बालक या बच्चे हैं तो कितने वर्ष तक के होंगे? वही अनुच्छेद 21 क में या 21 में हमने देखा था ना, 6 से 14 वर्ष तक के। तो अब भैया यहाँ पे बच्चे खाली भी तो चाहिए ना। अब लगे सब काम करने, कोई पान बीड़ी की दुकान में काम कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो बच्चे खाली ही नहीं, पढ़ने कौन आएगा? तो
इन बच्चों को खाली कर दिया गया यहाँ से कि भैया अगर वह 14 वर्ष से कम है ना, तो आप किसी भी खान या कारखाने में आप नियोजित करते हैं या काम करवाते हैं तो यह एक गैर कानूनी काम होगा, उसके मूल अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, कारखाना हो गया, खदान हो गया या अन्य किसी भी इस प्रकार की परिसंकटमय व्यवस्था या परिसंकटमय उद्योग अगर है तो वहां पर अब बालकों को काम करने के लिए जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनको लगा नहीं सकते हैं काम पर। यह अवैध या फिर गैर कानूनी होगा। ठीक है, इसके बारे में कहा गया कि राज्य ऐसा उपबंध करेगा कि बच्चों को वहां पर नियोजित न किया जाए। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए। तो यह चीज कहां पर है? कारखाने और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध कहां पर है? आर्टिकल नंबर 24 में है। तो कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। आर्टिकल 23 और 24 यानी कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन निषेध, यह सभी शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो अब जब आर्टिकल्स की बात आ गई है, 23 का 1 हमने देख लिया। 23 के 1 में सिंपल यही बात कही गई कि मानव के देह व्यापार या किसी प्रकार के दुर्व्यापार या किसी भी प्रकार का बलात् श्रम, बलपूर्वक करवाया गया किसी भी प्रकार का कार्य जो है वह निषेध रहेगा या फिर निषेध के साथ साथ यह दंडनीय भी होगा। ठीक है, ठीक है, यह बात कही गई आर्टिकल नंबर 23 के सब क्लास 1 में या भाग 1 में। इसी प्रकार से एक अन्य व्यवस्था की गई अनुच्छेद 23 के 2 में। अब राज्य को मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गई आदमियों को काम करवाने की। अब भाई 23(1) में तो कह दिया गया कि बलाश्रम निषेध है। ठीक है, या फिर फोर्सफुल जो फिर मजबूरी है या फोर्स जो लेबर है वह जो है निषेध कर दिया गया थी। ठीक है, अब क्या करेगा राज्य? उसको काम करने के लिए आदमी कहाँ मिलेंगे? तो राज्य को यदि कोई अनिवार्य सेवा या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, ठीक है, पब्लिक के काम के लिए या फिर यूं कह लीजिए तो कोई कंपलसरी सर्विस के लिए किसी पब्लिक पर्पस के लिए किसी आदमी की जरूरत पड़ती है या आदमियों के एक वर्ग या फिर एक समूह की या फिर एक बल्क में आदमियों की संख्या की जरूरत पड़ती, तो राज्य क्या करेगा? तो ऐसी व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 23(2) बना दिया गया कि यदि किसी पब्लिक पर्पस के लिए किसी कंपलसरी अनिवार्य या फिर कंपलसरी उसकी जरूरत पड़ती है, क्या कहते हैं, सेवा की या कंपलसरी सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो राज्य क्या करेगा? ऐसे में व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, उनको बिना मजदूरी दिए हुए। ठीक है, जरूरी नहीं कि राज्य आपको या उनको किसी प्रकार का भुगतान करे, राज्य उनकी सेवा ले सकता है इस अनिवार्य सेवा वाले एक्ट के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से। ठीक है, लेकिन इस पे एक थोड़ी सी बाउंडेशन है, बहुत छोटी सी। कौन कौन सी है? देखिए, धर्म, मूल वंश, अभी बताता हूं, परेशान मत होइए। धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए, राज्य ऐसा नहीं करेगा कि ठीक है किसी भी आधार पर विभेद करते हुए लोगों को नियुक्त करेगा कि आप आइए और इस कंपलसरी सर्विस को प्रोवाइड कीजिए जो कि पब्लिक सर्विस के पर्पस में है। ठीक है, राज्य ऐसा नहीं कहेगा कि भैया अगर तुम ईसाई इस सेवा के लिए या इस अनिवार्य पब्लिक सर्विस के लिए आप ईसाई वर्ग का ही व्यक्ति हमें चाहिए और ईसाई ही सारे जितने ईसाई हैं वह आए और सड़क बनाए, या जितने मुस्लिम है वह आए सड़क बनाए, या जितने हिंदू हैं वह आए सड़क बनाए। राज्य इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा, ना तो उनके मूल वंश के आधार पर, ना तो उनकी जाति के आधार पर, ना तो उनके वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य एक सिंपल सा स्टेटमेंट जारी करेगा कि इस एरिया में हमको काम करने वालों की जरूरत है, आप लोग आइए, और इस एरिया में रहने वाले इस आधार पर कर सकता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो है वह यह अनिवार्य सेवा प्रदान करेंगे। तो वहां पर अब चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वह राज्य की सेवा करेगा। ठीक है, कंडीशन है यह 4 आधार नहीं होने चाहिए राज्य को सेवा के लिए आमंत्रित करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से 4 आधार बताइए? यह 4 आधार नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जिस भी सेवा के लिए राज्य बुला रहा है वह जो है पब्लिक पर्पस यानी कि सार्वजनिक हित का कोई कार्य हो, ठीक है, या कोई सार्वजनिक प्रयोजन का कार्य हो। ठीक है, इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। ठीक, चले अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं, उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23 या डी अनुच्छेद 24? बताइए।
अभी भी बात करी ना अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 23 में बेगार एवं बालाश्रम के विरोध की बात कही गई है। और वहीं अनुच्छेद 19 जो है यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, या फिर यूं कह लीजिए तो छुआछूत आदि के उन्मूलन की बात करता है, या इनडायरेक्टली कहिए तो जो अस्पृश्य लोग हुआ करते थे या फिर जो समाज के निम्न वर्ग के, निम्न जाति के धार्मिक आधारों पर जो लोग हुआ करते थे, उनको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सम्मान और अधिकार देने की बात करता है आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बने रहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है: ए पूर्ण निषेध, बी आंशिक निषेध, सी युक्त निषेध, या नैतिक निषेध। बताइए। पूरी तरीके से प्रतिबंधित है यार। वहां पर हमको चाहिए ना 6 से 14 वर्ष तक के बालक भी तो चाहिए आर्टिकल नंबर 21 के लिए। कितने से 16 से लिख रहा हूं मैं। 6 से 14 साल के बालक भी तो चाहिए जो पढ़ सके। अनिवार्य शिक्षा का इंतजाम जिसके लिए हमने किया है, वह बालक कहाँ से मिलेंगे जब वह फ्री रहेंगे किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए। तो जो निषेध है, जो फिर आदेश है, वह पूरी तरीके से है। ठीक है, आप किसी भी रूप में जा करके काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो व्यक्ति को दोष सिद्धि के संदर्भ में या फिर स्व अभिशंसन के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके पास: ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21, या डी अनुच्छेद 20। बताइए, चलिए जल्दी करिए। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह कौन सा होगा? बताइए। वह होगा ऑप्शन नंबर 20। अनुच्छेद 20 में यह बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के 2 भाग हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दोष सिद्धि के संदर्भ में बात कही गई है। पेन मेरी है ना? है मेरे पास। सबसे पहले तो बात की गई है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से। ठीक है, देखिए, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई, ये तो आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूँ, 21 कह रहा हूँ मैं। आर्टिकल कहाँ गई पेन यार? आर्टिकल 20 के, कभी कभी होता है ना डिस्प्ले पे पेन का यह पॉइंटर काफ़ी छोटा है, तो रोशनी जब ज़्यादा पड़ती है ना तो वो दिखाई नहीं देता और फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं पेन चला कहाँ रहा हूँ। ऐसे आपने देखा हो कभी कभी मैं बोल यहाँ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पेन यहाँ चल रही है। तो लाइट की वजह से, लाइट के इफेक्ट की वजह से कभी कभी होता है, तो परेशान मत होइए। सबसे पहले देखिए, दोष सिद्धि के संदर्भ में और स्व अभिशंसन के संदर्भ में यह बात की गई। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन, इसकी बात कही गई है। ठीक है, तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ से? आर्टिकल नंबर 20 से। बाकी तीनों आर्टिकल तो क्लियर हैं आपको एकदम मेरे ख्याल से। ठीक है, अनुच्छेद 20 नया है हमारे लिए, यहाँ पर डाल देते हैं आर्टिकल नंबर 20। 3 भाग हैं इसके, भाग 1, भाग 2, भाग 3। 3 भाग हैं इसके। इन तीनों भागों को, ठीक है, सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3, इन तीनों भागों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 20(1) में कहा गया है कि भैया ऐसा है ना कि कोई विधि ऐसा नहीं कि आप अपराध आज कर रहे हैं, आपने कोई गलती आज की, आप घर से बाहर निकले, मान लीजिए कि भविष्य में बात जो है वह अपराध हो गई कि घर से बाहर निकलना जो है वह दंडनीय अपराध है। ठीक है, मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है बताइए? आज तारीख है 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को यह कानून बना दिया गया कि घर से बाहर निकलना आपके लिए अपराध है। ठीक, यह 23 मार्च से लागू कर दिया गया। अब आप 22 मार्च को निकले थे घर से बाहर, तो ऐसी कोई विधि नहीं बनेगी, ठीक है, कि आपको अब उस कार्य के लिए 22 मार्च को सजा दी। 22 मार्च को आप घर से बाहर निकले थे तो 22 मार्च के लिए आपको आज कानून बना करके 23 मार्च को सजा दी जा रही कि आप भैया आप 23 मार्च को यह कानून बना है, आप 22 मार्च को घर के बाहर निकले थे तो आपको सजा दी जा रही ना। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। या फिर ऐसा भी कानून नहीं बनाया जा सकता कि मान लीजिए कि 23 मार्च को यह बात कही गई, ठीक है, या पहले से एक बात चली आ रही थी 21 मार्च ले लीजिए, ठीक है, 21 मार्च को एक कानून, पहले से कानून चला आ रहा था कि यदि आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको 2 रुपए का आर्थिक दंड या फिर 2 दिन के कारावास की, 1 दिन के कारावास की सजा दी जाएगी। ठीक है, यह बात थी। अब 23 मार्च को कानून में बदलाव करते हुए यह कह दिया गया है कि भैया अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपसे 200 रुपए का आर्थिक दंड लिया जाएगा और आपको 2 महीने के कारावास की सजा दी जाएगी।
ठीक है, तो आपने काम कब किया, आप बाहर कब गए, 22 मार्च को गए, आपको सजा किसके हिसाब से होगी, आपको सजा इस 21 मार्च के कानून के हिसाब से होगी। मतलब जो उस समय प्रचलित विधि है उसी के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा, न कि वर्तमान में कोई नया अधिनियम, कोई नया कानून बना करके आपको दंड दिया जाएगा। यह बात कहता है, यह चीज सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 20 का 1। ठीक है, मैं बताता हूं और पूरी तरीके से अब अनुच्छेद 20 को पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया, या उससे अधिक शास्ति, शास्ति क्या होती है बता देता हूं आपको, दंड, शास्ति होती है, दंड को बोला जाता है दंड। ठीक है, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। यह बात कही गई है अनुच्छेद 20 में, सिंपल सी। चलिए, थोड़ा सा एडिट करना पड़ा, खांसी आने लगी थी, इस वजह से वीडियो को बीच में ब्रेक करना पड़ा ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 20 के बारे में, जिसके भाग 1 को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 के भाग 2 में क्या कहा गया है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात कही गई, दोहरे दंड से बचाव का प्रावधान करता है आर्टिकल नंबर 20 का भाग 2। दोहरे दंड से बचाव के प्रावधान का मतलब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आपको या किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। फिर से कह रहा हूं आपको बोल रहा हूं, तो इन पर्सन मत लीजिएगा, व्यक्तिगत मत ले लीजिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए क की बाइक ख ने चोरी कर ली, ख को उसके लिए सजा मिल गई 4-5 साल की। अब क गया, जब 5 साल बाद ख बाहर निकला तो क गया भैया उन्होंने हमारी बाइक 2003 में चोरी कर ली थी, 2002 में 2003 में चोरी कर ली थी, अब वो बाहर आ गए, उन्हें फिर से जेल में भेज दीजिए। तो नहीं, ऐसा नहीं, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 20 का भाग 2। वहीं अनुच्छेद 20 के भाग 3 में क्या है, तो स्व अभिशंसन से संरक्षण यानी कि विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ की सुविधा प्रदान करता है आर्टिकल 20 का भाग 3। कैसे, तो यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि पुलिस मारे पीटे और कबूल करवा ले कि भैया आपने यह अपराध किया है, तो इस बात को एक्सेप्ट न्यायालय में नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 के भाग 3 में। ठीक है, हो गई बात। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण कौन प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें। यहां पूछा जा रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 22। सभी के बारे में हमारी बात हो चुकी है, 15, 17, 21 के बारे में बात हो चुकी है, बचा एक है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही होगा कि अनुच्छेद 22 जो है वह बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की बात करता है। बहुत बड़ा अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। ठीक है, 7 भाग हैं इसके। फिलहाल इसको हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 22 के भाग 1 के बारे में। तो अनुच्छेद 22 के भाग 1 में 2 चीजें हैं। कौन कौन सी 2 चीजें हैं, सबसे पहले तो यथाशीघ्र गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा, उसको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है यह बताया जाएगा। दूसरा, उसको अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए अपनी पसंद लिख दिया मैंने, पसंद का विधि व्यवसायी चुनने का अधिकार होगा। विधि व्यवसायी चुनने का अधिकार होगा यानी कि वह अपनी पसंद का एडवोकेट, लॉयर, वकील चुन सकता है। यह अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 22 का भाग 2। अनुच्छेद 22 का भाग 1 किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 22 के भाग 2 के बारे में, तो यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर
मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जा रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उसको इस अधिकतम अवधि यानी इस 24 घंटे के बाद गिरफ्त में नहीं रखा जाएगा, या फिर जिसको कहते हैं निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अब इस 24 घंटे में एक कंडीशन है, क्या कि गिरफ्तारी के बाद से लेकर के मजिस्ट्रेट की न्यायालय तक या मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक पहुंचने का टाइम जो है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, न्यायालय तक की यात्रा का जो समय है वह उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी को यूपी एसटीएफ दिल्ली में गिरफ्तार करती है, वाराणसी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, तो यूपी से लेकर के दिल्ली से लेकर के वाराणसी में मजिस्ट्रेट कोर्ट तक के पहुंचने का समय उसमें काउंट या समय की गिनती उसमें नहीं करी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वह इसका इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम लोग निवारक निरुद्धता के बारे में, निवारक निरोध के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, होता क्या है यह निवारक निरोध, इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। होता क्या है कि देखिए कुछ लोग दो तरीके की डिटेंशन होती है। ठीक है, निरुद्धता या निरोध जो है वह दो तरीके का होता है। एक तो होता है दंडात्मक, ठीक है, और दूसरा होता है निरोधात्मक या जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव, निरोधात्मक। ठीक है, अब दंडात्मक क्या होता है निरोध या दंडात्मक डिटेंशन क्या होता है? कोई व्यक्ति यदि अपराध कर दिया, मान लीजिए किसी ने बाइक की चोरी कर ली, तो उसको उस बाइक की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि निरोधात्मक या प्रिवेंटिव क्या होता है? ऐसी आशंका हो कि कोई व्यक्ति जो है वह बाइक चोरी करने जा रहा है तो उसको बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया, इसे बोला गया निरोधात्मक गिरफ्तारी बोली गई। या फिर यूं बोलिए तो संदेह के आधार पर, ठीक है, पर्याप्त साक्ष्यों के साथ, ऐसा नहीं कि बस मन में आया गया उठा लिया कह गया अरे हमको लग रहा था कि वो जा रहा है, पर्याप्त साक्ष्यों के साथ संदेह के आधार पर की गई गिरफ्तारी को प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर निरोधात्मक गिरफ्तारी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बारे में संविधान में या अनुच्छेद 22 के भाग 3 में विभिन्न प्रावधान किए गए। सबसे पहले तो जो मूल संविधान में बात कही गई थी निवारक निरोध के संदर्भ में, वह यह कही गई थी कि किसी व्यक्ति को यदि जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, उसको गिरफ्तार किया जाएगा 3 माह तक। लेकिन बाद में इसमें 44वें संविधान संशोधन के बाद इस अवधि को घटा दिया गया। निवारक निरोध के तहत अब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकतम 2 माह तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, 2 माह से अधिक की गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस चाहे किसी व्यक्ति को 2 माह से अधिक समय के लिए उसको गिरफ्त में रखना है तो ऐसा पुलिस अपने स्व विवेक से नहीं कि खुद सोचा और कर लिया भैया 2 माह से ज्यादा तुम रहोगे, नहीं, इसके लिए उसको पुलिस को सलाहकार बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा। सलाहकार हो गया तो ना, हो नहीं लिखा यहाँ पे, सलाहकार बोर्ड के समक्ष जो है आवेदन करना होगा, प्रत्यावेदन देना होगा। सलाहकार बोर्ड अगर ऐसा समझता है, उचित समझता है और पास कर देता है पुलिस के प्रत्यावेदन को, पुलिस के एप्लीकेशन को मान्य कर देता है, तब वह उससे अधिक अवधि के लिए भी किसी व्यक्ति को, यानी कि 2 माह से अधिक अवधि के लिए भी किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में रख सकती है निवारक निरोध के आधार पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर। अब यह सलाहकार बोर्ड कैसे बनेगा, क्या बनेगा बताइए? तो सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होंगे, जिसमें कि एक तो उच्चतम न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा, ठीक है, या तो सेवारत न्यायाधीश होगा, और बाकी 2 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर बात करें आर्टिकल्स के बारे में, किन किन आर्टिकल में यह सारी चीजें, यह सारी बातें कही गई हैं, तो देखो भैया यह बातें सबसे पहले तो अनुच्छेद 22 के भाग 3 में एक बात कही गई। अनुच्छेद 22 के भाग 3 में क्या कहा गया कि कौन कौन या किन किन व्यक्तियों को निवारक निरोध के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात तो भाग 3 के ए में यह कह दी गई कि अगर वह किसी शत्रु देश का है, यानी कि मान लीजिए पाकिस्तान का है, तो उसको भी निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद इसके पार्ट बी में, ठीक है, 22(3) के भाग बी में कह दिया गया कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को या तो निरुद्ध किया जाएगा या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, या तो उसको पर्टिकुलर एरिया में कह दिया गया कि आप अपने घर से ही बाहर नहीं निकलोगे, वहीं पे बाहर सिक्योरिटी लगा दी गई। ठीक, बस इतनी छोटी छोटी बातें हैं। ठीक, समझ में आया। 7 भाग है इस पे, एक बार उठा करके आर्टिकल्स देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में चल रहा हूं, नेक्स्ट प्रश्न पर आइए।
यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए, अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। बी, इसीलिए मैंने कहा ना देख लीजिएगा जरूर से, आर्टिकल जरूर देख लीजिएगा। बी, अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। सी, अनुच्छेद 22 का भाग 2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है। या डी, अनुच्छेद 22 का 1 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। बताइए कौन कौन से भाग में क्या क्या कहा गया है, बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित है। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 22 के 2 में यह बात नहीं कही गई, अभी अभी मैंने बताया ना 22 के 2 में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने वाली बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को यदि निवारक निरोध के अंतर्गत या किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है, बिल्कुल साधारण सी बात है, किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट की न्यायालय में या कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है पुलिस के लिए, जिसमें इस 24 घंटे में कोर्ट तक की यात्रा का समय जो है वह काउंट नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें यह प्रावधान कहां कहा गया है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिनके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 22 के भाग, बताइए किसमें, अनुच्छेद 22 के भाग 7 में यह बात कही गई है। ठीक है, 22 के भाग 7 में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, उसमें संसद को यह अधिकार दिया गया। देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि निवारक निरोध किसके अंतर्गत आएगा, कौन से भाग में आता है निवारक निरोध जो है किस में आएगा, कौन सी सूची में आएगा। देखिए निवारक निरोध जो है यह संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ की समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वह निवारक निरोध आता है। इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। मान्यता किसको मिलेगी, तो मान्यता संघ के कानून को या केंद्र के कानून को मिलेगी यदि कहीं भी क्लैश होता है। ठीक है, आजकल देखिए बहुत ही फेमस एक कानून बना हुआ है निवारक निरुद्धता के लिए, NSA एक्ट या जिसे रासुका बोला जाता है, 1980 का यह एक्ट है। ठीक है, यह थोड़ा सा बेसिक है, समझ लीजिएगा, क्योंकि यूपी में या उत्तर प्रदेश में या विभिन्न स्टेट्स में आजकल जो है NSA लगातार लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, तो इसको जानते चलिएगा। ठीक है, तो संसद को यह अधिकार देता है अनुच्छेद 22(3) का 7 कि संसद कोई ऐसी विधि भी बना सकती है जिसके माध्यम से बिना सलाहकार बोर्ड की परमिशन के भी, बिना सलाहकार बोर्ड के अनुमति के भी किसी व्यक्ति को उस निर्धारित अवधि के 3 माह से अधिक समय के लिए भी निरुद्धता में रखा जा सकता है। यह बात कहता है अनुच्छेद 22 का भाग 7। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। यहां पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ए 1 माह के लिए, बी 3 माह के लिए, सी 6 माह के लिए या डी 9 माह के लिए। बताइए कितने समय के लिए, तो 44वें संविधान संशोधन के बाद यह 2 माह हो गया है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पहला, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। बताइए कौन सा इसमें सही है। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, पैरोल जो है वह किसी कैदी का अधिकार नहीं है। ठीक है, यह अनुकंपा के तहत दिया जाता है। ठीक है, दयावश किसी को दे दिया। सबसे पहले पैरोल होता क्या है यह समझ लीजिए, यूपीएससी का प्रश्न है ना, इसलिए थोड़ा सा यह घुमाता है हमेशा। IAS प्री 2021 का प्रश्न है यह। ठीक है, तो पैरोल होता क्या है बताइए। पैरोल देखिए किसी कैदी को दंडादेश के या किसी कैदी के दंडादेश के निलंबन की एक प्रणाली है जिसमें सामान्यतः कैदी को कुछ एक निर्धारित अवधि के लिए, ठीक है,
किसी एक निर्धारित अवधि या समय के लिए रिहा किया जाता है न्याय उसकी कैद से। ठीक है, पैरोल क्या है, तो किसी कैदी के दंडादेश को निलंबित करते हुए या किसी कैदी के दंड के आदेश को कुछ समय के लिए रोकते हुए उसे एक निर्धारित अवधि के लिए जेल से रिहा किया जाता है। किस आधार पर, तो अनुकंपा के आधार पर। ठीक है, कारागार जो है वह राज्य सूची का विषय है, जानते चलिएगा कारागार जो है वह राज्य सूची का विषय है। तो पैरोल से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान या नियम होंगे वह कौन बनाएगा, वह प्रावधान या वह नियम जो है वह उस राज्य की राज्य सरकार ही बनाएगी जहां का वह कैदी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, पैरोल के नियम जो है राज्य सरकारें बनाएंगी। साधारणतया जो पैरोल होता है वह किसी को या किसी कैदी के रक्त संबंधी की शादी विवाह के लिए या फिर उसके किसी सगे संबंधी की मृत्यु के आधार पर उसको पैरोल दिया जाता है। और ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी कैदी के जो है घर से किसी की मृत्यु हो गई या उसकी शादी है किसी की तो उसको पैरोल दे ही दिया जाए। यह उस अधिकारी पर निर्भर करता है जो उसको पैरोल दे सकता है, वह चाहे तो उसे पैरोल दे, चाहे तो उसके पैरोल को मना कर दे। ठीक है, इसके लिए कैदी जो है या यह पैरोल जो है उस कैदी का कोई मूलभूत अधिकार नहीं है कि वह भाई जाए न्याय कोर्ट जाए चैलेंज कर दे कि भैया हमको पैरोल नहीं दिया इन्होंने, ना बिल्कुल नहीं। वह विवेक पर निर्भर करता है उस पैरोल अधिकारी के, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। साधारणतया जो है जो गंभीर किस्म के अपराधी होते हैं उनको पैरोल के आधार पर छूट नहीं दी जाती। ठीक है, चलिए यहां पर पूछा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है, पहला धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, तीसरा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, या चौथा धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए 1, 2 एवं 3, बी 2, 3 एवं 4, सी 3 एवं 4 या डी उक्त सभी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से सोचिए और उसके पहले कुछ भी सोचिए। सबसे पहले मुझको आप ये बता दीजिए कमेंट करके कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया है। ठीक है, बताया गया है, कई बार बताया गया कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न पर आते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। ठीक है, धर्म के प्रचार का अधिकार, सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार और राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। वहीं धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार जो है वह नहीं दिया गया। आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, धर्म के प्रचार का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस प्रचार में धर्म का परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अपना धर्म कोई व्यक्ति परिवर्तित करे तो और बात है, लेकिन कोई धार्मिक निकाय जो है वह दबाव डाल करके कुछ करके उसका या किसी व्यक्ति का जो है धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। ठीक है, सभी के बारे में बात करते हैं। देखिए इन सभी आधारों के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 25 में। क्या कहा गया है अनुच्छेद 25 में? सबसे पहले तो 3 आधार बता दिए गए। अनुच्छेद 25 को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सामान्यतः तो 2 भाग हैं इसके, 1 और 2, 2 का ए और बी है। ठीक है, तो इसको छोड़िए, यहां पर समझिए। ठीक, अनुच्छेद 25 के भाग 1 में सबसे पहली बात तो 3 आधार बता दिए गए हैं। पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है सदाचार और तीसरा है स्वास्थ्य। ठीक है, इन 3 आधारों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखता है। ठीक है, यदि किसी के धार्मिक स्वतंत्रता के कारण किसी प्रकार की लोक व्यवस्था प्रभावित होती, किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, किसी प्रकार का सदाचार प्रभावित होता है, तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता वहीं पर राज्य सीमित कर देगा। राज्य इन 3 आधारों पर, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित या समाप्त कर सकता है। पहली बात तो यह समझ लीजिए अनुच्छेद 25 के 1 में। ठीक है, तो इसके बाद यानी इन तीनों व्यवस्थाओं के बाद अनुच्छेद 25 का भाग 1 कहता है कि सभी व्यक्तियों को धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी और धर्म के अबाध रूप से मान्य। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है 25 का 1,
उसके बाद धर्म को अबाध रूप से मतलब बिना किसी बाधा के मानने की बात करता है। उसके आचरण यानी धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार देता है। अपने धर्म के प्रचार का अधिकार भी देता है। कौन सा? अनुच्छेद 25 का 1। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 25 का 2 जो राज्य के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अब यह राज्य के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 25 का 2, ठीक है, यह कहता है राज्य को यह उपखंड यानी कि इस अनुच्छेद का कोई भी भाग, कौन से अनुच्छेद का? अनुच्छेद 25 का अनुच्छेद 25 की कोई भी बात राज्य को ऐसी विधि बनाने से रोकेगी नहीं जो कि धार्मिक आचरण से संबंधित कोई भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलापों को लेकर के कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाती उसके संदर्भ में, या फिर सामाजिक कल्याण। आर्टिकल 2 के ए में यह बात कही। ठीक है, वहीं आर्टिकल 2 के बी में या ख में क्या कहा गया? तो सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए, जैसे पहले होता नहीं था हिंदुओं के मंदिरों में जो है निम्न कोटि के या दलित वर्ग के व्यक्ति जो है उनके प्रवेशों को मंदिरों में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाता, तो इसके लिए भी उपबंध या उन सभी वर्गों के लिए, हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने की बात करता है अनुच्छेद 2 का भाग ख। ठीक है, सीधे सीधे कहता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों या सभी अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 25 के भाग 2 के ख या फिर भाग 2 के बी में यह बात कही गई है। वहीं अब कृपाण धारण करने की बात, सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार कहां से आ गया? तो अनुच्छेद 25 का 2 स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो पहले स्पष्टीकरण में सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार या फिर उनको कृपाण लेकर के चलना जो है वह सिख धर्म के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, यह उनका मूल अधिकार हो गया। सिख धर्म का अगर कोई व्यक्ति है तो वह कृपाण धारण या चाकू जो नहीं रखे रहते हैं वह जो है वह लेकर के कहीं आ जा सकता है, रख सकता है अपने साथ, यह उसका धार्मिक अधिकार है। वहीं इसके स्पष्टीकरण यानी अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 2 स्पष्टीकरण है। अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 2 में क्या बात कही गई है? तो हिंदुओं में कौन कौन आएगा? ठीक है, हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएगा? कौन से हिंदू शब्द के अंतर्गत? जो अनुच्छेद 2 के भाग ख में कहा गया, वही नहीं जो मंदिरों में प्रवेश के लिए मैंने कहा ना हिंदुओं के, तो कौन कौन हिंदू होगा उसमें हिंदू कौन कौन होगा यह बताया गया अनुच्छेद 25 के भाग 2 के स्पष्टीकरण में। उसमें कहा गया कि हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और एक और धर्म के अनुयायी, कौन? बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल होंगे। ठीक है, बाकी तो जो हिंदू हैं लेकिन अन्य धर्मों में सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी वह भी हिंदुओं के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। ठीक है, हो गई सारी बात। चले अगले प्रश्न पर चलिए। यहां पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? डायरेक्ट कर ले, अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 1 में यह बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले पार्ट की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? मैंने बताया सिख, जैन और बौद्ध को। कहां बताया गया? अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 2 में। कौन नहीं है उसमें? पारसी नहीं है। ठीक है, बौद्ध, जैन, सिख यह सभी हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल होंगे। नेक्स्ट जल्दी जल्दी होने लगा ना। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? क्या मैंने कहा था? कितने कितने आधार बताए थे? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। 3 आधार बताए थे, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। चौथा कौन सा? इसमें मानव है, यह इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, कहां बताया गया? अनुच्छेद 25 के भाग 1 में। बस ध्यान देते चलिए, सभी प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। पूछा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? पहला लोक व्यवस्था, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा शिक्षा, चौथा सदाचार, पांचवा स्वास्थ्य, छठवां धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 2 3 5, सी 2 4 6 या डी 1 4 5। बताइए किन आधार, कौन कौन से आधार हैं? बिल्कुल आसान है। अब देखिए 1 4 5 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 25 के 1 में यह बात कही गई। अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक,
अनुच्छेद 26 कुछ नहीं, अनुच्छेद 26 में बात की गई है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात करता है। अनुच्छेद 26 की किस प्रकार से धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसके विभिन्न भाग हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 3 आधारों पर प्रतिबंध की बात करता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर जो है वह प्रतिबंध, या फिर उसके किसी भी भाग पर, या फिर यूं कहता है कि इनके अधीन रहते हुए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को उसके धार्मिक कार्यों के संबंध में विभिन्न स्वतंत्रताएं प्रदान होंगी। फिर कौन कौन सी वह विभिन्न स्वतंत्रताएं होंगी, यह कितने भागों में, 4 भागों में। पहला ए, या फिर 26 का क। क्या कहता है 26 का क? ठीक है, धार्मिक और पूर्ति प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं की, अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, और साथ ही साथ उनके पोषण का भी इंतजाम, मतलब वह धार्मिक संस्थाएं किस प्रकार से चलेंगी उसका इंतजाम कर सकता है। उसके बाद 26 का बी या 26 का ख आता है, ठीक है, जिसमें यह बात कही गई कि वह अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मतलब इन संस्थाओं के मैनेजमेंट के लिए भी कार्य कर स्वतंत्र होगा। ठीक है, उपाय या उपबंध करने के लिए स्वतंत्र होगा। उसके बाद सी आ जाता है या ग आ जाता है 26 का, जिसमें कहा गया कि अब संस्थाएं बना ली, संस्थाओं के साथ साथ उनके लिए संपत्ति भी तो अर्जित किया जाएगा ना, तो किसी प्रकार की भी संपत्ति अर्जित करने के लिए और उसके स्वामित्व का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 26 के भाग सी में धार्मिक कार्यों के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 26 का डी, या फिर जिसे हम लोग 26 का घ बोलते हैं, और उसमें कहा गया कि ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का उसको अधिकार भी होगा। विधि क्या होगी, तो राज्य जैसी भी विधि जो है वह बनाए, उस प्रकार से उस विधि के अनुरूप प्रशासन करने का अधिकार रखेगा। ठीक है, हो गया। चले नेक्स्ट पर, यहीं पर देखिए आर्टिकल 27 भी पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 27 भी पढ़ लेते हैं, 25 लिख दिया, 27 भी पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया आर्टिकल 27 में, तो आर्टिकल 27 में सिंपल सी एक बात कही गई कि आप किसी व्यक्ति से जबरन जो है किसी अन्य धर्म के लिए, या कि अपने स्वयं के धर्म के लिए, या किसी भी धर्म के लिए किसी व्यक्ति से जबरन किसी प्रकार का कर नहीं ले सकते, टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई स्वेच्छा से दे रहा है तो ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी से टैक्स जो है वह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित 2 सूचियां हैं, कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अ ब। ए, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। बताइए कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है, बताइए। चलिए, अनुच्छेद 29 सही सुमेलित नहीं है। यह बात कहां पर कही गई है, अनुच्छेद 30 में कही गई है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह बात कही गई है आर्टिकल नंबर 30 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 तब क्या कहता है बताइए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29। ठीक है, किस प्रकार से संरक्षण की बात करता है बताइए। भाग पर देखिए, अनुच्छेद 29 के 2 भाग हैं, व्हाइट पेपर ले लें, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 29 डाल लेते हैं यहाँ पर, इसके 2 भाग हैं। तो सबसे पहले भाग नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, कोई भाषा है किसी की व्यक्तिगत कोई भाषा है, कोई लोकल लैंग्वेज जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई उसकी लोकल लिपि है, लिपि यानी उसकी लेखन की शैली अलग है। ठीक है, लेखन लिखने का तरीका अलग है, उसको बनाए रखने का उसको अधिकार होगा। उसकी अपनी कोई विशिष्ट संस्कृति है, उसको भी बनाए रखने का उसको अधिकार होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर अल्पसंख्यक को हटा दीजिए तो जैसे आप ले लीजिए कि
बिहार की छठ पूजा का एग्जाम्पल ले लीजिए, संस्कृति के या कल्चर के अंदर आएगा ना, तो वह कहीं भी बिहार का व्यक्ति जो है वह छठ पूजा को कर सकता है। फिलहाल एग्जाम्पल है, मोटा मोटा दे रहा हूं, समझने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। वह अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत संपूर्ण बिहार नहीं आ जाएगा, ठीक। ऐसा मत लीजिएगा कि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्ग में बिहार आ गया ना, बिल्कुल एकदम मोटा मोटा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं कि कहीं की अपनी अलग किसी विशिष्ट संप्रदाय की अगर कोई संस्कृति है तो वह उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 29 का भाग 1, ठीक है। अब अनुच्छेद 29 के भाग 2 में क्या बात कही गई बताइए। तो अनुच्छेद 29 के भाग 2 में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश को लेकर के बात कही गई कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यह हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है बताइए जरा आप लोग, अनुच्छेद 15 के किस भाग में। वही चीज यहाँ पर दोबारा से है, ठीक है। नेक्स्ट चलें अगले भाग पर। अनुच्छेद 30 को यहीं देख ले क्या, नहीं आइए अनुच्छेद 30 जब आता है तब देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 29 या डी अनुच्छेद 30, बताइए। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को उनके पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सीधे सीधे यह स्टेटमेंट दी गई है कहां पर, तो आर्टिकल नंबर 30 के भाग 1 में यह बात कही गई है, ठीक है। क्या कहा गया है कि देखिए अल्पसंख्यक कौन कहा गया, अनुच्छेद 30 में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक, 2 लोगों को अल्पसंख्यक माना गया, 2 आधारों पर किसी को अल्पसंख्यक माना गया। कौन कौन से आधार हैं, धर्म या भाषा, इसके अलावा अन्य कोई आधार नहीं है। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा कहीं संविधान में नहीं दी हुई है, सिंपल कहा गया धर्म या भाषा पे आधारित अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो वह अपनी इच्छा या अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकता है, उनको संचालित कर सकता है या फिर उसको प्रशासित करने का उसके पास अधिकार होगा, ठीक है। कौन सा आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 30 का भाग 1 कहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 30 का भाग 2 क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो राज्य जो है, जो शिक्षण संस्थाओं को, कुछ शिक्षण संस्थाओं को पोषित करता है ना धन दे करके या किसी अन्य प्रकार से, तो वह राज्य जो है वह किसी भी प्रकार से उन शिक्षण संस्थाओं के साथ भेदभाव या ऐसी शिक्षण संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा जो धर्म या भाषा के आधार पर स्थापित किए गए हों, ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। अच्छा, इसका एक केस भी है, ठीक। राज्य को हर जगह रोका तो गया है, कानून बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए रोका तो गया है, लेकिन राज्य को एक अधिकार भी प्रदान किया गया है कि राज्य जो है शैक्षिक योग्यता या शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए नियम भी बना सकता है, ऐसे संस्थानों के लिए भी नियम भी बना सकता है, और साथ ही साथ किसी विशिष्ट कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इसका भी निर्धारण राज्य जो है वह कर सकता है। फिलहाल यह मेंस की चीजें हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, सिंपल इतने पे फोकस बनाए रखिए, जब मेंस की बात होगी तो मेंस में देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि 2 कथन है, नीचे कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आ रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन है बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सही है। बताइए कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा। चलिए, बिल्कुल आसान है, अभी अभी सारी बातें हुई हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट पर, अब तो इसके बारे में बता दिया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है। ए, भारत के सभी न्यायालयों को, बी, संसद को, सी, राष्ट्रपति को, या डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। बताइए, रीट निकालने की अधिकारिता आ गई, रीट निकालने की शक्तियां आ गई।
चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वह प्रदान की गई है। कहाँ से? तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 से, और उच्च न्यायालय यानी आपसे पूछा था मैंने कहाँ पे दिया गया, अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है, फिर चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में जाए या चाहे वह हाई कोर्ट में जाए, अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। ठीक है, और इन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय विभिन्न रीट जारी कर सकता है। वो रीट कैसी होती है, क्या होती हैं, हम अगले भाग में जरूर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा है तो अभी भी फिलहाल हमारा डिस्कशन लंबा खींच गया है, तो थोड़ा सा उसको अगले पार्ट के लिए रखे रहेंगे। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ए न्यायपालिका, बी कार्यकारिणी, सी संसद या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। कैसे? तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो है वह रिटे निकाल करके किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ए के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। सी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। या डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। बताइए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वह न्यायपालिका है। ठीक है, के.एम. मुंशी प्रारूप समिति बनाने वाली समिति के जो है वह एक इकलौते मात्र कांग्रेसी सदस्य थे। वहीं संविधान सभा द्वारा ही भारत का संविधान स्वीकार किया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, यह 1957 में पेश की गई थी। इसके बारे में जब हम पंचायतों के सेक्शन में पहुंचेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ऑप्शन है ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी उपरोक्त संवैधानिक अधिकार या डी उपरोक्त सभी। बताइए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट से मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करवाया जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करवा करके। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए बताइए। देखिए, संविधान की आत्मा सामान्यतः एक कॉन्सेप्ट है। संविधान की आत्मा बोला जाता है संविधान की प्रस्तावना को, लेकिन जहां बात आ जाती है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संदर्भ में, वहां पर संविधान की आत्मा उन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को, या आर्टिकल नंबर 32 जो है वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं सिवाय इसके किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। किसके? आर्टिकल नंबर 32 के। ठीक है, नेक्स्ट और अगला पार्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिटें जारी करने का अधिकार रखता है? कई बार अब कब से बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक माना जाता है? ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण या डी प्रतिषेध। मैंने सोचा था कि ये सब ना आए अभी, लेकिन आ ही गया है। कोई बात नहीं, हम फिर भी यहाँ भी स्किप कर देंगे इसको। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना गया है। मोटा मोटी अगर आपको बताऊं तो यदि किसी को आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके फेवर में कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, या उसको जो है बिना मर्जी के उसको जो है फालतू में गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी कारण के। न्यायालय जो है आदेश जारी करेगा, ठीक है, कि आप उन व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जो है हमारे समक्ष पेश करिए। न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा। न्यायालय उन तथ्यों की जांच करेगा जिनके आधार पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया या फिर पकड़ा गया है।
ठीक है, तो न्यायालय उन आधारों या उन तथ्यों की जांच करेगा। अगर ऐसे तथ्य न्यायालय की नज़र में अवैध है तो वह वहीं से उस व्यक्ति को आज़ाद कर देगा, छोड़ देगा, और पाएगा अगर वैध है तो वह उसके आगे के प्रावधान या उसकी गिरफ्तारी से संबंधित अन्य प्रावधानों को कंटिन्यू करवा देगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सीधे सीधे न्यायालय में अगर आप जाएंगे तो न्यायालय में एक सिंपल सी बात है, हमें शरीर चाहिए। यह कॉन्सेप्ट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। आपको सशरीर वहां पे उपस्थित करना होगा उस व्यक्ति को जिसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जो है वह डाली गई है। ठीक है, उसके बाद न्यायालय अवलोकन करेगा, मूल्यांकन करेगा, सही है, गलत है, क्यों गिरफ्तार किया गया, किस लिए गिरफ्तार किया, यह सब बातें बाद की। पहले तो आप उस व्यक्ति को ले करके आइए। यह बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, बाकी सभी के बारे में भी बात होती है। ठीक है, हम इत्मीनान से बैठे रहिए, शांति से। फिलहाल इस लेक्चर को हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पर रोक देते हैं इस प्रश्न के पास। ठीक, सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है, यहीं पर इसको रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक की डिस्कसन के लिए थैंक यू वेरी फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। यहीं से शुरू करेंगे वहाँ अगला लेक्चर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।